सबसे पहले गुरमीत सिंह जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद में पॉलिटिकल गेस्ट पर जाऊंगा। एक निवेदन मेरा सभी से रहेगा, पहला वक्तव्य थोड़ा सा छोटा रखें ताकि सबका नंबर एक बार जल्दी से आ जाए, फिर हम विस्तार में इस चर्चा पर बात करेंगे। गुरमीत जी, पहला रिएक्शन आपका सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? पहली बात तो अभी एक रियलिटी है कि 1931 के बाद, जैसे आपने बताया ही कि लगभग आप समझिए 94 ईयर्स के बाद जी जनगणना जाति पर आधारित होगी। और इसके लिए ये भी फॉर ए चेंज आप देखेंगे कि पिछले काफी सालों में ये पहला फैसला होगा जिसपे सभी पार्टियां भी अपनी सहमति जता रही हैं। यानी कि कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, भले ही वो श्रेय ले रहे हैं उस बात का, और सभी पार्टियां उस पर सहमत हो गई हैं। और अब इसमें जो असली बात है वो ये है कि जब जातिगत जनगणना पूर्ण होगी उसके बाद क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना केवल आंकड़े इकट्ठा करने के लिए तो की नहीं जा रही जी ना। वो तो उन आंकड़ों के आधार पर फिर आगे बात चलेगी, वो बात चाहे नीतियों को लेकर हो या वो बात आरक्षण को लेकर हो, ये सारी चीजें आगे चलेंगी। तो और इसके जो पक्ष और विपक्ष में बातें कही जाती रही काफी सालों से, जिसके कारण ये जातिगत जनगणना आजादी के बाद तो कभी हुई ही नहीं, जाति आधारित जनगणना। जी तो आपको मालूम ही है कि पहले तो नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे 51 में, जब आजादी के बाद जनगणना हुई तो वो जाति पर आधारित नहीं हुई। और उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते जो हैं वो दोनों ही आज भी उसी तरह से कायम है, वो दोनों ही उसी तरह से खड़े हुए हैं, कोई ये नहीं आप कह सकते। और वैसे भी किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में कहना बहुत मुश्किल है, हम लोग कई बार स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आशंकाएं हैं वो भी खड़ी हुई हैं आज भी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में कही जाती हैं। जहां तक राजनीति की बात है, क्योंकि अब हर राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकरण एक दूसरे से पीछे नहीं दिखना चाहते। जैसे आपने भी सुना होगा कल से कि भाई कांग्रेस के हाथ से एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, या जी बिहार में जहां पर पहले ही एक सर्वे हो चुका है, उस सर्वे का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं था लेकिन बिहार में किया, अभी वो तेलंगाना की बात कर रहे थे, क्योंकि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर ही होती है, हमारे यहाँ पर प्रदेश स्तर पर उस तरह से वो अधिकार नहीं प्राप्त है। हमारे यहाँ एक जनगणना का महानिदेशालय होता है और उस तरह से वो काम करता है। तो 2021 में तो कोविड के कारण हुआ नहीं। तो अब जब आंकड़े आएंगे, वो जैसे अभी सुन भी रहे थे कि किस पैमाने पे होंगे, क्या वो उसमें जातियों का जो पैमाना रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, और फिर उसके बाद क्या स्थितियां बनेंगी। तो ये एक बड़ा कदम तो निश्चित तौर पर है ही। अब आप कह सकते हैं कि जी हमारे समाज की सच्चाई है जाति, तो उससे क्यों इस बात से मुंह चुराना। जी और दूसरी तरफ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक तरह से इस चीज को और स्थापित कर रहे हैं और इससे कल को समाज में और अधिक बिखराव होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है, वैसे ये नारा बहुत पहले से दिया जाता रहा है, अगर मैं सही हूं तो कांशीराम जी ने दिया था इसको, कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कुछ इस तरह का। तो फिर क्या आरक्षण, जो अभी तो आप जानते हैं केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग है, कुछ राज्य उन्होंने अपनी तरह से उसे ऑल्टर भी किया है। तो जो क्योंकि अल्टीमेटली ये बात अगली जो इससे अगला होगा जब आंकड़े आएंगे, तो फिर वो एक तो ये कहा जाता है कि नीतियां बनाने में मदद होगी, जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान आसानी से हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर आरक्षण का भी है, और क्या वो सीलिंग उसके बाद हटेगी, किस तरह से वो होगा। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं अभी, जो जैसे मैंने बताया कि अभी तो ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना पिटारा खुलेगा, अब उसके अंदर से क्या निकलेगा और क्या बदलाव होंगे। आपको ठीक है। मालूम ही है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय भी कितना उथल पुथल पहले मची थी, जब वीपी सिंह मंडल कमीशन को लेके आए थे। तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो नेचुरली उनके बहुत बड़े रेमिफिकेशन, दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। तो ठीक है। देखने वाली बात है, लेकिन अब ये आज की सच्चाई है और सारे राजनीतिक दल भी इस पे सहमत हैं। तो इसको सहमत या असहमत या पक्ष या विपक्ष के तर्कों में अब उस बात पे तो एक निर्णय हो चुका। वो बहस तो इतने सालों से चलती रही, मतलब कितने दशकों से, आप सोचिए 70 साल से, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हर बार ये बात चलती थी। और अभी जो बात चल रही थी कि 2011 में, जो आपने भी रिपोर्ट में दिखाया कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी एक सर्वे किया गया था, लेकिन उसके शायद डेटा जी जो कलेक्ट हुए थे वो जो जारी ही नहीं किए गए। तो अब उस बहस में उसका एक निर्णय हो चुका है, और खासतौर पे अब सभी पार्टियां उस पर एक मत ठीक भी है। हैं, जो प्रमुख दल है। तो अब ये एक सच्चाई है, और इसके जो परिणाम है इसके लिए तो जब जनगणना पूर्ण हो जाएगी और जब सारे आंकड़े हमारे सामने आएंगे उसके बाद हमें मालूम चलेगा। ठीक है सर, एक साथ ही पूछ रहा हूं,
चूंकि समर्थन मिल रहा है विपक्ष का सत्ता पक्ष को, तो ये बेहतर है कि एक राय इस मुद्दे पर सबकी है। लेकिन चूंकि अभी भी कहीं ना कहीं इस बात की शंका है, शक है कि साहब टाइमलाइन में ही ये पूरी होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी इसमें ना हो, तो जाहिर है विपक्ष होने के नाते जब ये पूरी हो भी जाएगी तब भी कुछ सवाल उठ सकते हैं। दूसरा, ये क्या चुनौती इसके सामने आ सकती है? क्या राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं जातिगत जनगणना के आंकड़े? क्या समाज में एक खाई पैदा करने का काम कर सकते हैं ये आंकड़े? जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे इससे पहले, इस फैसले से पहले, मैं उन्हीं को कोट करते हुए आपसे पूछ रहा हूं। गुरमीत जी, देखिए, दूसरा सवाल अगर हम उसको पहले लें तो निश्चित ही जो भी विचारक हुए जिन्होंने समाज की चिंता की, उन सब ने ये स्वीकार किया, कमोबेश में मोटा मोटी बता रहा हूँ, कि जाति व्यवस्था जो है भारत वर्ष में वो एक बुराई के रूप में है। उसके आधार पर जातिगत भेदभाव हुआ और बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया जो उनके मानवीय अधिकार थे उनसे भी, जी, चाहे वो छुआछूत के कारण हो, चाहे और हम जानते हैं न जाने कितनी कहानियां और सालों संघर्ष हुआ इस चीज के लिए, अधिकारों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के अपमान और इस प्रकार की गैर बराबरी को सहा भी है, जिसके मद्देनजर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी आरक्षण की और उन चीजों की व्यवस्था की। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि जितने भी लोग हुए उन्होंने एक कल्पना जो की आदर्श रूप में, वो एक जाति विहीन समाज की या ये की कि जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, जातियों में ऊंचा नीची की बात ना हो। इसी वजह से चाहे वो किसी भी आप उसको चिंतक को देख लीजिए, तो वो जाति व्यवस्था के वो, या जो जाति की जो हमारी असमानता की या ये जो ऊंच नीच की बात है, उसको खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, बात की। और जो लोग जातिगत जनगणना के विरोध में रहे इतने वर्षों तक, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 2001 में जब जातिगत जनगणना, उस समय भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की ही सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने भी ये निर्णय नहीं लिया। तो कांग्रेस ने बहुत सालों तक नहीं लिया, तो 2001 में मोदी जी के बनने के बाद तो ये पहली बार जी, जनगणना हो रही, क्योंकि 14 में वो बने, 21 में हो नहीं पाई, तो अब हो रही 31 में। तो मतलब अब तो 31 के आप तो पहले ही कर रहे हैं, तो क्योंकि अब इस बार लेट हुआ, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं करवाई थी वैसे, क्योंकि इसमें ये सारे तर्क भी थे। जो अब आपका पहला सवाल है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने कहा कि जातिगत जनगणना की जब प्रक्रिया शुरू होगी उसमें क्या पैमाने, क्योंकि हमारे बड़ा उलझा हुआ है जो जातिगत स्ट्रक्चर है ना, गोत्रों का एक अलग सिस्टम जी, है, किसको जाति मानना है, किसको नहीं मानना। तो अभी बहुत सारे ऐसे पेंच हैं जिनको सुलझाना बाकी है सरकार के लिए। और जैसे आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि अगर उसमें, देखिए पहली बात तो, अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमने दबाव डाला और भारतीय जनता पार्टी मान गई, फिर बाकी मुद्दों पे भी वो थोड़ा ऐसा ही दृष्टिकोण रखे, क्योंकि बाकी जगह तो यही कहा जाता है कि सरकार सुनती नहीं, हमारी सरकार सुनती नहीं। तो फिर अब अगर सरकार ने सुन ली, तो फिर बाकी जगह भी, हालांकि जाति को लेकर आपको याद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से जी, पार्लियामेंट में मामला उठाया, और ना सिर्फ उठाया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मालूम है कि अनुराग ठाकुर की एक टिप्पणी के बाद समय विवाद भी बहुत हुआ था। जी, 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 तो ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये ऐसा रहा तो उन्होंने उठाया, लेकिन फिर उन्हें ये भी मानना चाहिए। लेकिन आगे के लिए अगर ये पार्टियां संजीदा हैं, अभी तो मैंने इसको कहा कि इसके क्या प्रभाव होंगे, आरक्षण चेंज होगा, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सब बात की बात है। अभी तो अच्छी बात ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी बिल बनता है, वक्फ बिल बनता है, कोई और बनता है, उसमें विपक्ष सहमत नहीं होता, वो अपने संशोधन मूव करता है जो रिजेक्ट हो जाते हैं जी, पार्लियामेंट में। अब इस वाले मामले में जो अभी बात चल रही है कि अगर सभी सहमत हैं, तो उसमें जो प्रारूप बने कि भाई कौन से पैमाने होंगे, कौन से पैरामीटर्स होंगे, जी, कौन से क्वेश्चंस होंगे, है ना, उनका कंपाइलेशन किस तरीके से हो। क्योंकि कई बार राजनीति में ये भी होता है कि आपने कह दिया, बाद में उलझ जाए बात। जैसे मैंने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने एक सर्वे तो कराया, लेकिन उसके डेटा जारी नहीं किए, क्योंकि जी, ये पाया गया कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां। अब उस प्रकार की गड़बड़ियां होने की संभावना तो जातिगत जनगणना के आधार पर भी, और फिर अगर उसमें बाद में इस तरह से इशू बने या उसको ठंडे बस्ते में डाला जाए, तो ये सारी संभावनाएं भी अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसका निदान क्या है? निदान यही है कि जो सहमति एक प्रकार की आज की तारीख में राजनीतिक दलों में बन गई है भारतवर्ष में, कि भाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है। भले ही बहुत सारा, जैसे मैंने कहा, उसकी जो पृष्ठभूमि है कि बहुत सारे लोग इस चीज के पक्ष में पहले नहीं भी रहे हैं,
तो उनमें सभी पार्टियों के नेताओं के आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे, जी। और 31 के बाद जब 51 में वो चाहते तो हो सकती थी जाति आधारित जनगणना। तो वो पहले तो वो कितनी स्मूथली होती है, कितनी फेयर होती है, क्या वो किसी कानूनी पचड़ों में पड़ेगी, क्या वो किसी और तरीकों में पड़ेगी, ये सब अभी दूर की बात है। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय राजनीति और भारतीय सामाजिक संरचना में ये एक बड़ा कदम होने जा रहा है, जो आने वाले सालों में जो आगे की जो स्थितियां बनेंगी उनको भी प्रभावित करेगा। ठीक अभी है। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का एक बात करी थी और इनके समय में ही लागू हुआ है रिजर्वेशन। उसको लेकर भी आपने देखा यही पीछे यूपीएससी से लेके बाकी जगहों पर भी कितनी तरह के उसमें भी पेच निकले हैं कि किस तरह से लोग उसका लाभ उठाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये भी पक्ष हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी। ये सारे भी पक्ष हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, और अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो फिर जो आशंका थी जातिगत जनगणना के विरोधियों को कि इससे सामाजिक समरसता ना हो के सामाजिक वैमनस्य बढ़ सकता है या विभाजन बढ़ सकता है, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। उसको हम एक तरह से लोगों को विश्वास में ले पाएंगे कि ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा, पक्ष वाले ये कहते हैं कि भाई जातिगत वो तो आज भी है, भेदभाव तो आज भी है, तो अगर उसको आंखों में आंखें डाल के हम चुनौती को सामना क्यों ना करें कि भाई सच्चाई है, ठीक है, चलो पता करो ये कौन से कितने वर्ग है, तो होनी चाहिए। तो जो पक्ष वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आंखें मूंद लेने से तो होगा नहीं। तो अब तो निर्णय भी हो चुका, तो अब तो ये है कि वो कितना उसमें सरकार भी ये कोशिश करे, क्योंकि सभी वर्ग साथ आए। हम जितना भी कह लें, देखिए हमारे देश में सरकारें आज भी 50% से कम वोटों पे बन जाती हैं, अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें। तो एक दूसरा वर्ग भी होता है जो विपक्षी दलों को सपोर्ट करता है, और पिछले लोकसभा चुनाव में तो वैसे भी आपने देखा कि एक बड़ा हिस्सा थोड़ा सा गया भी और बहुत क्लियर। तो इस तरह का फैसला जो पूरे देश को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारा कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जहां पर ये जातिगत विषमताएं या जातिगत स्ट्रक्चर ना हो, या उससे हम कहें कि वो मुक्त हो। बिना जाति के तो सर राजनीति नहीं होती है ना भारत में। तो वही कह रहा हूँ, वो एक सच्चाई है और वो बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, आपको याद होगा 2019 में या संभवतः 24 में, जब 19 में शायद, या इस बार जब ओथ ली थी, तो शाम को बहुत बड़े पैमाने पे इस चीज को प्रचारित किया गया था सभी जगह से कि भाई इतने ओबीसी मंत्री कभी नहीं रहे, अगर आपको याद, और इतने संख्या। तो ये आजकल बहुत खुल के स्वीकार किया जाता है टिकटों में। अभी हरियाणा, आप दूर क्यों जाते हैं, हरियाणा में हमारे जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर ये बात कही गई बार बार कि देखिए ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को मौका मिला है और ये हुआ है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी संवेदनशील भी होती है, क्योंकि देखिए बाकी वर्ग के लोग भी होते हैं, तो उसमें सामाजिक समरसता बनी रहना भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली हम किस लिए कर रहे हैं, कर तो इसीलिए रहे हैं कि समाज की तरक्की हो, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए योजनाएं बने, उनको लाभ मिल पाए। तो वो तभी होगा जब आपस में एक प्रकार की सद्भावना। ठीक है सर, मैं इसी बात को आगे मेरा निवेदन है। गुरमीत जी, एक फाइनल सर बहुत संक्षेप में चाहूंगा, तो ये निर्णय सामाजिक सामाजिक समानता आएगी या विभाजन होगा? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि जब वो आंकड़े आएंगे उनको किस मंशा से इस्तेमाल किया जाएगा उस पर वो निर्भर करेगा। दूसरी बात ये कि मैंने जैसे बताया कि इसके पक्ष विपक्ष में दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं, और वो तर्क आज भी खड़े हुए हैं। और अगर कोई भी जब आप काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी विद्यालय में, किसी कॉलोनी में, किसी और जगह, तो अगर आपके पास आंकड़े हो कि हाँ इस वर्ग के इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इस आयु वर्ग के इतने लोग हैं, और ये, तो निश्चित ही अगर आपकी मंशा ठीक है और अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसके आधार पर जो आपकी नीतियां हैं, जो तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में, वो बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात मंशा और नियत की हो जाती है। कई बार मैंने आपको बताया कि बात ठीक है, लेकिन अगर उसे हम गलत मंशा से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या विकास के लिए, सौहार्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को, ये हर सिक्के के, जैसे हम बोलते हैं, दो पहलू हैं। आप एक पर्सपेक्टिव एक जगह पर खड़े होकर देखते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव दूसरे तरफ से। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे विषयों में हर व्यक्ति के जो पर्सपेक्टिव है उसका समावेश करने की कोशिश करें। तभी हम बार बार, आजकल ये शब्द बहुत चलता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे साथी उदाहरण दे रहे थे कि भाई इस जाति के लोग शामिल हो सकते थे, वो अगर, तो उसके बाद अब वो लोग भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हमें, चाहे वो जेंडर का बात हो या कास्ट की बात हो, अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हमें एक इंक्लूसिव समाज और उदारता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उदारता भी ठीक है सर, उम्मीद